थोड़ा सा हम इधर ही रहते हैं, थोड़ा सा इधर चूंकि टीचर इधर भी पढ़ाता है। चलो इधर देखो इस्लाम धर्म, इस्लाम, ठीक है। इधर देखिए इस्लाम, तो इस्लाम धर्म के जनक हैं मोहम्मद साहब, आप जानते हैं कि ये इस्लाम धर्म के जनक। इनका जो जन्म हुआ था 570 ईस्वी में, कहाँ हुआ था? अरब में, मक्का। ठीक, गलत? कोई समस्या? कोई समस्या? देखिए जो मुगलों की पहली भाषा है वो अरबी है। जितनी भी मुस्लिम कंट्रियां हैं, जितनी भी, उनकी भाषा अरबी है, ठीक है ना। अब चलते हैं, मैं आज सारी भाषा बताऊं। फिर अरबी के बाद तुर्की है, तुर्की। ये जो दिल्ली सल्तनत है 1206 से 1526, इसकी राजकीय भाषा तुर्की। अब आप जानते हैं जो मुगल है, मुगल का आप जानते हैं 1526 से, ओरिजिनल मुगल काल 1707 तक है, लेकिन 1857 तक अंतिम मुगल बादशाह था बहादुर शाह ज़फर। इनकी जो भाषा थी फारसी, ठीक। लेकिन इसी मुगल काल में एक मोहम्मद शाह रंगीला राजा, रंगीला, इसी के शासनकाल में 1739 में नादिर शाह का आक्रमण हुआ दिल्ली। उस समय कौन राजा था? रंगीला। इनका असली नाम था रोशन अख्तर। रोशन अख्तर। इसी के शासन काल में मुगलों की भाषा उर्दू बनी, उर्दू, जो आज तक है। कोई समस्या? बोलिए। देखिए बहुत आसान है, कुछ है नहीं इसमें। देखिए दिल्ली सल्तनत की जो भाषा थी तुर्की, ठीक। फिर बाबर ने जो बाबरनामा लिखा, जिसका नाम है तुझके बाबरी, ये तुर्की भाषा। अकबर ने इसका फारसी में ट्रांसलेट करवाया, समझ में आ रहा है? ट्रांसलेट, और इसको किया अब्दुल रहीम खान। कोई समस्या है ना? अगर हम कायदे से देखें, अगर कायदे से, तो बाबर से लेकर रंगीला के ही शासनकाल में उर्दू बनी। सही है ना? उर्दू बनी, बोलो। उर्दू रंगीला के ही शासनकाल में।
तो ये जो है आपका, ये जो है ये पूरी कहानी है, इतना ही आप है ना, इतना ही। तो मोहम्मद साहब का जन्म हुआ अरब में, मक्का में है ना। और मुगलों इनकी जो मुसलमान वही हो गए, इनकी भाषा अरबी थी और वहाँ क्योंकि अरब में पैदा हुए तो अरबी में। फिर दिल्ली सल्तनत की भाषा तुर्की थी। मुगलों की भाषा देखिए, मुगल काल जो असली मुगल काल है वो 1526 से 1707 है। 1707 के बाद आधुनिक काल का श्री गणेश माना जाता है। 1707 के बाद आधुनिक काल का श्री गणेश माना जाता है, इस बात को याद रखिएगा। मैं जब आपको दिल्ली सल्तनत मुगल काल पढ़ाऊंगा तो आपको इसकी विधिवत चर्चा करूंगा। एक चीज तैयार हो है, लिखेंगे, आसान बोलो, आसान। सर जी आज से और उर्दू में कुछ अंतर होता है? मैं आपको बताऊं कि मैं बस इस तरह की किताब में लिखा, उनकी भाषा में बहुत ज़्यादा उसका ना मैं फारसी पढ़ पाता हूँ ना उर्दू, सब तेरी है ना, ना अरबी, हिंदी इंग्लिश का ज्ञान है बस। अरबी कैसे पढ़ी जाती है, तुर्की कैसे पढ़ी जाती है, एक ही भाषा में लिखा रहता है। चूंकि आपको ज्ञान नहीं है उसका तो वो समझ में नहीं आता है ना, हमको आपको ज्ञान है नहीं उसका, बस प्रश्न यही से इतने से आने है ना, उसको गलती मुगल काल जिस तरह हम लिखते हैं आप उसी तरह लिखें, कुछ करना है एकदम सही।
712 और 13, ठीक है ना। भारत पर पहला अरबी आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने कहाँ किया? सिंध पर। सिंध, ठीक है ना। उस समय सिंध का राजा दाहिर था। कौन था? दाहिर। और सिंध की राजधानी थी उद्भांडपुर। कोई दिक्कत? तो 712-13 में भारत पर पहला अरबी आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया। कहाँ पर किया? सिंध पर। उस समय वहां का राजा दाहिर, उसकी राजधानी उद्भांडपुर। कोई समस्या है? और दाहिर को पराजित किया। ठीक है, क्या किया? दाहिर को पराजित किया। लिखो जल्दी, तो मैं इसमें आगे बताऊं। हाँ, किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने। आसान है। अब थोड़ा समझिए, कहां पर आक्रमण किया? सिंध। किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम सिंध के नागरिकों से पहली बार जजिया नामक कर लिया। किसने लिया? मोहम्मद बिन कासिम ने। क्या लिया? मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया नामक कर लिया। कहां से लिया? सिंध के नागरिकों से। जी सर, कोई समस्या है ना। अब जजिया क्या है, इसकी चर्चा सही है ना। क्या इसके आगे बस आप बताइए, यहाँ तक आ रहा है कि नहीं आ रहा? कहीं कोई समस्या? एकदम नहीं है ना। इतना लिखे फट से जजिया। अब इससे सरल मैं नहीं पढ़ा सकता।
चले जजिया, यह एक धार्मिक कर था। कौन सा कर था? धार्मिक, जिसे गैर मुसलमान देते। ठीक, कौन देते थे? गैर मुसलमान, अर्थात हिंदू। बोलो, अर्थात हिंदू। वह हिंदू होने का दंड देते। कोई दिक्कत है ना? कोई समस्या? बोलो भैया, इतने लोग आप लोग बैठे हैं, बताइए कोई समस्या है? नहीं, इससे धीमे मैं नहीं पढ़ा सकता, है ना? हाँ। सही कह रहा हूं। चले हाँ, इसे कौन लोग नहीं देते? हिंदुओं में कौन नहीं देते? हिंदुओं में कौन नहीं देते? सही है ना? बच्चे, बूढ़े, अपंग, महिला और ब्राह्मण। कौन नहीं देते थे? बच्चे, बूढ़े, अपंग, महिला तथा ब्राह्मण। कहीं कोई समस्या? 712 तथा 13 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया। उस समय सिंध का राजा दाहिर था, जिसकी राजधानी उद्भांडपुर थी। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के नागरिकों से भारत में पहली बार जजिया नामक कर लिया। जजिया एक धार्मिक कर था, जिसे गैर मुसलमान देते थे, अर्थात हिंदू होने का दंड देते थे। इसे बच्चे, बूढ़े, अपंग, महिला तथा ब्राह्मण नहीं देते थे। यहां तक मेरे साथ है? देखिए, इसमें एक शब्द आया है ब्राह्मण। थोड़ा यहां पर ध्यान दीजिए। दिल्ली सल्तनत का दिल्ली सल्तनत का फिरोज शाह तुगलक, तुगलक ब्राह्मणों से भी जजिया नामा कर लिया। इसीलिए ब्राह्मणों से भी जजिया। मुगल बादशाह औरंगजेब इसने भी ब्राह्मणों से जजिया नामा कर लिया। दिल्ली सल्तनत का फिरोज शाह तुगलक एकमात्र ऐसा शासक था जिसने ब्राह्मणों से भी जजिया नामा कर लिया, और मुगल बादशाह औरंगजेब ने भी ब्राह्मणों से जजिया नामा कर लिया। कोई दिक्कत? चलते हैं जजिया का पूरा ऊपर से लेके नीचे तक। देखिए, जो अकबर था, अक्सर
सब इतिहासकार कहते रहे कि अकबर एक धर्मनिरपेक्ष शासक था, मैंने ऐसा नहीं मानता। अकबर ने धर्म का राजनीति में प्रयोग कर लिया। सीधी सी बात, अगर आपको बहुत लंबा अगर पॉलिटिक्स में देखा जाए, जैसे राजनीति में जो भी दल धर्म का चादर ओढ़ लेगा, बाबर ने भी यही किया। जब खानवा का युद्ध हुआ तो धर्म का सहारा लिया, जिहाद का नारा दिया, है ना। कई ऐसे उदाहरण हैं जो मैं आपको बताऊंगा आगे धीरे धीरे। आज जजिया पे चर्चा करते हैं। तो अकबर ने जजिया नामक कर पे रोक लगा दी। क्यों? हिंदुओं को खुश करने के लिए। कारण बात, जब अकबर गद्दी पर बैठा, अकबर का शासनकाल 1556 से 1605, तो अकबर ये सोचा कि मेरे पिता हुमायूं एक असफल शासक थे और मेरे बाबा जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर एक सफल शासक थे। तो बाबर ने बाबरनामा में लिखा था कि अगर भारत पर निष्कंटक राज करना है तो वहां एक जाति है राजपूत, उससे मित्रता करो। अकबर अनपढ़ जरूर था, लेकिन विवेक, देखिए ये जरूरी नहीं कि जो पढ़ा लिखा है उसी के पास विवेक हो। ये किसने कह दिया? अब गांव में जाइए, किसानों को देखिए जो अनपढ़ हैं, इतनी मधुर भाषा में आपसे बात करेंगे कि वो जो उनकी भाषा है आपका दिल जीत लेगी। और जो पढ़े लिखे हैं, अपने आप को बहुत लिटरेट समझते हैं, वो आपको उनसे एड्रेस पूछेंगे या कुछ पूछेंगे तो ऐसा स्वार्थ की तरह उत्तर देंगे कि आप फिर आपको बड़ा दुख हो जाए। ज्ञान का संबंध पढ़ाई से नहीं है। अकबर एक अनपढ़ शासक था, लेकिन उसके अकबर के साथ बीरबल था, महेशदास, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। तो अकबर ने यही सोचा कि भारत एक हिंदू बहुसंख्यक राष्ट्र है, तो हिंदुओं को खुश करना, अकबर ने हिंदुओं को खुश करने के लिए कई काम किए। जैसे जजिया कर पे रोक लगा दी, हिंदुओं के तीर्थ यात्रा कर पे रोक लगा दी, जबरन जो हिंदुओं को मुसलमान बनाया जाता था धर्मांतरण पर रोक लगा दी। मतलब वैसे उसने सारे कार्य किए जिससे बहुसंख्यक हिंदू जनता उसको अपना राजा स्वीकार करे। आप देखते हैं दलों में नहीं देखते हैं, जैसे मिनिस्टर बनते हैं तो आप देखते हैं कि तीन, अगर एक यादव जी बन गए, दो पंडित जी बन गए, फलाना जी बन गए, एक मुसलमान जी बन गए, एक वो जी बन गए, एक निषाद राज बन गए। बोलो सही की गलत? अयोग्य नहीं तो भी बना दिया। ये क्या है? वैसे भारतीय संविधान में किसी भी पद को धारण करने के लिए राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति इससे बड़ा पद तो नहीं है ना। आप ग्राम पंचायत से लेके आप पीएम तक, राष्ट्रपति तक कहीं शैक्षिक योग्यता नहीं दी गई है भारतीय संविधान में। एक विडंबना है हमारी भारतीय संविधान की, होनी चाहिए। बोलो सही की गलत? जिसको बात करने का सलीका नहीं मालूम है वो मिनिस्टर बन गया, वो क्या मंत्रालय चलाए, है ना। ये भी सत्य है। मैं तो पॉलिटिक्स से पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा, है ना। फिलहाल अकबर ने जजिया कर पे रोक लगा दी। क्यों लगाई ये आपको मालूम? ये भैया ये जो देखिए, मैं आपसे बताऊं, औरंगजेब का शासन काल है 1658 से 1707। औरंगजेब का कार्यकाल 1707 में जब औरंगजेब मरा तो उसका लड़का मोहम्मद मुअज्जम, उसी का नाम था बहादुर शाह प्रथम, जिसका शासनकाल है 1707 से 1712। उसके बाद जमादार शाह 1712 से 1713। इतिहासकार कहते हैं कि जमादार शाह, किसी पुस्तक में मैंने बहादुर शाह प्रथम भी पढ़ा है जिसका नाम था साहिब-ए-खबर, उसकी चर्चा बाद में। जहादार शाह ने जजिया कर पे रोक लगाई हिंदुओं को खुश करने के लिए, क्योंकि औरंगजेब के ही शासनकाल में मुगल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया था। मैं जब बताऊंगा मैं आपको इसकी चर्चा, आज सिर्फ जजिया पे मैं करूंगा। जब मोहम्मद शाह रंगीला रोशन अख्तर शासक बना, रोशन अख्तर वही मोहम्मद शाह रंगीला इनका नाम बड़ा, क्यों इसकी चर्चा करेंगे हम आपको, बड़े रंगीन मिजाज के थे। तो जब भैया रंगीला बना, रंगीला है ना, इसने जजिया कर को
समाप्त कर दिया अंतिम रूप से, अंतिम रूप से। फिर कठिन हालत में जजिया करने लगा। अब क्या लगेगा, हर चीज का एक समय हो रहा है, हर चीज का। अगर कोई बहुत बदमाश है तो उसका एक पीक पीरियड, जैसे वो अपने चरमोत्कर्ष से बढ़ेगा, चाहे कोई सभ्यता है, संस्कृति है, चाहे आपकी उम्र है, चाहे हमारी उम्र है, चाहे हर चीज का एक समय हो। जब कोई चीज पीक पर पहुंच जाती है, बस वही समझ लेना इसका अवसान प्रारंभ है। गर्मी अपने पीक पर पहुंच गई, बरसात होगी, बरसात अपने पीक पर पहुंच गई, समझ लेना बस अब ठंडक आने वाली, ठंडक अपने पीक पर पहुंच गई। ये प्रकृति का नियम है, ये प्रकृति का नियम। जब भी कोई अपने कांग्रेस अपने चरमोत्कर्ष पे थी, मैं पॉलिटिक्स पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा आपको, है ना, इंदिरा जी का शासनकाल, है ना। तो जब कोई चीज अपनी प्रकाष्ठा पे पहुंच जाती है तो वहीं पे उसका अवसान भी प्रारंभ हो जाता है। ये प्रकृति का नियम, इसको कोई आज तक बदल नहीं सकता। प्रकृति ही सर्वश्रेष्ठ है, सही ना भैया। तो ये जजिया का मैंने पूरा ग्राफ आपको, आप कोई भी परीक्षा दें, है ना, वनडे की दें। अब मैं सिविल का तो बैच पढ़ा नहीं रहा हूँ इस समय, है ना। मैं हिस्ट्री पढ़ाता था भैया, जब ऑप्शनल सब्जेक्ट था तो मैं 2 घंटे पढ़ाता था इतिहास, और वो इतिहास मेरा 1 साल से ज्यादा लग जाता। अब तो वनडे के एग्जाम में 2-2.5 महीने में कंप्लीट करना है, तो मेन में पढ़ाना है। अब आधुनिक भारत से वनडे में ज्यादा प्रश्न आते हैं, है ना। अब तो आधुनिक भारत की जब चर्चा होगी तो मैं आपको बताऊंगा। तो यार जजिया का पूरा ग्राफ मैंने सीखा, सबको आया, आप लिख सकते हैं। इसमें 5-6 प्रश्न थे। देखिए, जो फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पे जजिया कर लगाया, फिरोज शाह तुगलक को औरंगजेब का अग्रज कहा जाता है। अग्रज, अग्रज, फिरोज शाह तुगलक को अग्रज कहा जाता है, अग्रज। कारण इसने भी जजिया कर लगाया, औरंगजेब ने भी जजिया कर लगाया, ठीक है ना। पहली, यह भी एक कट्टर मुसलमान शासक था, औरंगजेब भी एक कट्टर मुसलमान शासक था। देखिए, औरंगजेब में इतिहास में मैंने बहुत पढ़ा, औरंगजेब के अधिकांश इतिहासकारों ने बड़ी निंदा की है, लेकिन औरंगजेब में एक ऐसी अच्छाई थी, मैं आपको औरंगजेब जब पढ़ाऊंगा तो अकबर से बड़ा है औरंगजेब। एक तो अकबर से ज्यादा इसने शासन किया है, सर्वाधिक क्षेत्रफल पर भी किया है। औरंगजेब इतना चरित्रवान, मैंने अपने प्राचीन इतिहास से लेकर आधुनिक भारत तक इतना चरित्रवान कोई शासक। औरंगजेब की जब पत्नी का निधन हुआ, दिलरास बानो बेगम रबिया बीवी, तो दूसरा निकाह कर सकता, सैकड़ों निकाह कर सकते। अकबर की 3000 किसी किताब में 3000, किसी किताब में 5000 रानियों का उल्लेख मिलता, हरम में रहती थी। हरम क्या, ये मैं चर्चा करूंगा। लेकिन औरंगजेब ने अपनी प्रिय पत्नी रबिया बीवी के अलावा किसी अन्य निकाह नहीं किया। बहुत बड़ी तपस्या है,
राजा था, वो चाहता तो सैकड़ों कर सकता था। तो अकबर के इस कैरेक्टर से मैं बहुत प्रभावित हुआ। जब मैं पढ़ता था मैं बहुत प्रभावित हुआ। और अरे अब औरंगजेब के मैं बहुत प्रभावित हुआ। मैं औरंगजेब की बड़ी प्रशंसा करता हूँ। औरंगजेब 5 वक्त का नमाजी था। मैं कहानी बता दूं, औरंगजेब बहुत ब्रॉड है। बस उसका जो शासनकाल बड़ा अस्त व्यस्त था, उसकी कट्टर धर्मांध नीतियों के कारण एक बार युद्ध हो रहा था और नमाज का वक्त हो गया, उसी में तुरंत गमछा बिछा के नमाज अदा कर रहे। अच्छी बात है ना, कोई व्यक्ति अपने धर्म का पालन करता है तो अच्छी बात है, उसमें किसी को क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए? आप बताइए, सही है ना बेटा, है ना? इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मैं शुरू से बोल दूं, शुरू से 570 ईस्वी में मोहम्मद साहब का जन्म अरब में मक्का में हुआ। ठीक, मुगलों की पहली भाषा अरबी, दिल्ली सल्तनत की भाषा, राजकीय भाषा तुर्की। अब ये तुर्की दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल 1206 से 1526 और मुगल काल है 1526 से 1707। वैसे अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह जफर, जो जफर के नाम से कविताएं लिखता था, 1857 की क्रांति का नेतृत्व इसने दिल्ली से किया। इसको लॉर्ड हर्षम ने पकड़ा। बड़ी लंबी कहानी हुमायूं के मकबरे से। अब ये 1857 की क्रांति में लॉर्ड हर्षम को जिम्मेदारी दी गई कि आप दिल्ली के जो क्रांति है इसको दमन कीजिए। अब जो बहादुर शाह द्वितीय था, किताबों में लिखा है कि कोई 80 कहता है, कोई 82 साल की उम्र में वो जो बहादुर शाह द्वितीय था, वो अपने जितने भी पोता पोती थे उसके सब 3 माँ सब लेके हुमायूं के मकबरे के समीप छिप गया दिल्ली में। हुमायूं के मकबरे की बड़ी लंबी कहानी है, मैं सारे मकबरे एक ही जगह लिखवाऊंगा, सारे युद्ध एक ही जगह लिखवा दूंगा। वहीं से लॉर्ड हर्षन ने उसको पकड़ा और उसी के सामने जितने भी मुगल के केची केचा थे, जितना भी ए टू जेड था, ABCD जितना, सबको काटवा दिया। कहा इतने लंबे मुगल साम्राज्य का मैंने पल भर में अंत कर दिया। और बहादुर शाह द्वितीय को कहा कि आप रंगून चलो। यही एक ऐसा मुगल बादशाह है जिसका रंगून में मकबरा है, विदेश में। बहादुर शाह ने कहा, बहादुर शाह जफर के नाम से कविता, कि मैं इतना बदनसीब बादशाह हूं, मुझे अपने देश की मिट्टी तक नसीब नहीं, मैं सारे मकबरे एक ही जगह लिखवा दूंगा, उसमें कौन सी शैली है, क्या चित्रकारी, सब लिखवा दूंगा। तो दिल्ली सल्तनत की भाषा तुर्की थी। आप जानते हैं 1526 में जब बाबर ने 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, बाबर तथा इब्राहिम लोदी के मध्य, इसमें बाबर ने विजयी हुआ और बाबर ने पानीपत विजय के पश्चात भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की, आगरा को अपनी राजधानी बनाई, बादशाह नामक उपाधिधार में बाबर। तो बाबर का शासनकाल 1526 से 1530। तो बाबर ने जो भारत पर आक्रमण किया, मैं बाबर की पूरी कथा बताऊंगा, उनके माँ बाप, उनके दादा दादी को, तो लंबी कहानी है। तो बाबर ने अपने अनुभवों को अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी में लिखी। तो जो तुझके बाबरी है वही बाबरनामा, उसको तुर्की भाषा में लिखा और अकबर ने उसका फारसी में ट्रांसलेट करवाया। अब्दुल रहीम खान खाना से, अब्दुल रहीम खाना बैरम खान का पुत्र था, जहांगीर का शिक्षक था और गुजरात अभियान के दौरान अकबर के साथ गया। बड़ी लंबी कहानी हो जाएगी। तो मैंने आपसे ये कहा, तो अकबर ने फारसी में ट्रांसलेट करवाया। मुगलों की भाषा फारसी थी। अब अकबर से लेकर रंगीला तक फारसी थी। रंगीला के शासनकाल में मुगलों की भाषा उर्दू बनी, तब से लेकर आज तक उर्दू है। अब कल क्या होगा मैं कैसे बता सकता हूं? बोलो हाँ या ना? सही है ना? देखिए जजिया 712 तथा 13 में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर सिंध नामक स्थान पर सिंध पर आक्रमण किया। उसमें वहां का राजा दाहिर था जिसकी राजधानी भांडपुर थी। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में सिंध के नागरिकों से पहली बार जजिया नामक कर लिया। जजिया एक धार्मिक कर है जिसे गैर मुसलमान देते थे, अर्थात हिंदू को हिंदू होने का दंड देते थे। बोलो, इसे बच्चे बूढ़े अपन ब्राह्मण महिला नहीं देते थे। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों से जजिया नामक कर लिया और मुगल बादशाह औरंगजेब ने भी ब्राह्मणों से जजिया नामक कर लिया। अकबर ने धर्मनिरपेक्षता का परिचय देते हुए जजिया नामक कर पे रोक लगा दी। अंतिम रूप से मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में जजिया नामक कर समाप्त हुआ। अब क्या लगेगा जजिया? अब तो ऐसा दौर मुझे को नहीं दिखता। सत्य तो यही
ठीक है। यस सर। तो ये था, यहाँ से 3-4 प्रश्न आते हैं, है ना। कुछ नहीं, आप सुनिए, है ना, सुनिए। देखिए याद मैं बताऊं आपसे, मुझे प्राचीन इतिहास से लेके पूरा आधुनिक भारत कैसे याद हुआ, उसका कारण था कि मैं जो चीज़ नहीं याद होती थी तो अपने क्लास में अपने जो अपना जिस कमरे में पढ़ता था उसको लिख देता था। अब मान लीजिए पढ़ने का मन नहीं कर रहा, टहल रहे तो भी हम देख रहे हैं। इसी चीज़ को आप 10-15 बार देखेंगे स्वयं याद हो जाएगा। सीधी सी बात, यही फार्मूला है। और एक पुस्तक को एक बार पढ़ने से याद नहीं होती, 20 बार पढ़िए, 10-5 बार लिख जाती है, बात समाप्त हो जाएगी। आप देखिए अक्षरशः याद हो जाएगा। कहीं ना कहीं कई पुस्तकों में विरोधाभास है। जब आप उस स्तर तक पहुंचेंगे, तो जब आप परीक्षा देंगे स्वयं उसका आंसर सही ढूंढ लेंगे, तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। पहले उस स्तर तक पहुंचिए, लेक्चर सुनिए बस। वनडे की परीक्षा ऐसी कोई बहुत बड़ी परीक्षा तो नहीं, परीक्षा तो सिविल की है, सीटेट की परीक्षा ये थोड़ी सी है। वनडे में ये सब कौन परीक्षा है जो आप लेते? कोई परीक्षा नहीं, कोई नहीं। और जीएस में चाहे हिस्ट्री है चाहे पॉलिटिक्स है, एकदम सटीक है कि यहाँ से आना है, इससे ज़्यादा जाना नहीं। एक दो प्रश्न तो कहीं दूर दूर से आ सकते हैं, उससे आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, है ना, उसमें आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। अब मैं आपको